नमस्कार दोस्तों, आज के विनायक बैच में आपका स्वागत है। ये बैच 3 साल का कोर्स है आपका, लेकिन ऑनलाइन क्लास में इस बैच का नाम हमने रखा है एनसीईआरटी कोर्स। मतलब कि ऑनलाइन के थ्रू जो क्लास जाएगा वो केवल एनसीईआरटी क्लास होगा, और जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे होंगे उनको ऑफलाइन में एनसीईआरटी के अलावा गुजराती, अंग्रेजी, मैथ ये भी पढ़ाया जाएगा साथ में। तो एनसीईआरटी क्लास के श्रृंखला के अंतर्गत आपको आज इतिहास का क्लास शुरू करते हैं, हिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं आज। चलिए आज हिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास। तो जब आप तैयारी के 1 साल वाले में आ जाएंगे, कई ऐसे बच्चे हैं जो 12वां के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं, तो वो इतिहास समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में केवल ये भरा जाता है कि ये हमारा सिलेबस है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लो। लेकिन आप जो ये पूरे 1 साल पढ़ेंगे ये होगा कंसेप्ट, यानी आपको पहले पूरा एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है और जो उसके अंदर लिखा है वो क्या एक्सप्लेन करता है वो बताएंगे। जिस दिन आपको टाइम टेबल में आपको मैसेज आएगा कि कल कौन सा लेक्चर है, हिस्ट्री लिखा कर आएगा, उस दिन आप सभी लोग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 6 वाली जो है लेकर के आइएगा। मैं भी यहाँ बोर्ड पर वही रखूँगा और आपके पास भी ये होना चाहिए। आप अगर अंग्रेजी मीडियम में देना चाहते हैं तो अंग्रेजी में लेकर आइएगा, हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं या गुजराती वाले को तो हिंदी में ही एनसीईआरटी देखना होगा, क्योंकि यहाँ नहीं आएगा गुजराती में। ठीक है, तो आज चूँकि हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, अब आगे से जिस दिन आपको हिस्ट्री के बारे में मैसेज जाए तो आप अभी पहले 6, 7, 8 ये 3 क्लास का हिस्ट्री का एनसीईआरटी खरीद लेंगे, क्योंकि 1-6 को ख़त्म होने में मुश्किल से 15 दिन लगेगा, छोटा है। मेन जो है 11th वाला लगेगा टाइम पढ़ने में। तो क्या होगा, 6, 7, 8 खरीदा होगा तो बार बार आपको दुकान पे नहीं जाना होगा। फिर ज्योग्राफी का जिस दिन टाइम टेबल आएगा तो मैं ज्योग्राफी के क्लास में आपको बता दूंगा कि उसमें कौन सी किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड का अपने को पढ़ना है। लेकिन आज आपको सबसे पहले ये हम बताने जा रहे हैं इतिहास है क्या, और अगर हमको सिलेबस नहीं एनसीईआरटी के हिसाब से इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने होंगे, इस चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो इतिहास को अगर आप हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो लिटरल मीनिंग ये है कि हास का मतलब होता है कहानी और इति का मतलब होता है बीती हुई। ये इसका लिटरल मीनिंग है। आपको जहाँ लगे नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि आपको अभी हैबिट नहीं है, आप स्कूल से एक तरह से कॉलेज में प्रवेश किए हैं। जब आप कॉलेज में जाएंगे, इनको अनुभव हो चुका है, तो वहाँ टीचर कहेगा नहीं लखो, पूरा का पूरा आपका लेक्चर निकल जाएगा, तब पता चला कर मेरा कॉपी सादा रह गया है। तो आपको जहाँ लगे अपने हिसाब से वो लिखते जाइएगा। ठीक है, इति का मतलब होता है बीती हुई और हास का मतलब होता है कहानी। इसका मतलब अगर इसके लिटरल मीनिंग को देखा जाए तब बीते हुए कहानियों को पढ़ना यही है इतिहास। चाहे वो बीता हुआ कहानी हड़प्पा हो, चाहे वो बीता हुआ कहानी अशोका हो,
चाहे वो बीता हुआ कहानी राजपूत काल हो, इल्तुतमिश हो, अकबर हो, या एक ही बार में छलांग लगा देते हैं माउंटबेटन। ये जो आप पढ़ेंगे ये हुआ इतिहास। लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इन बीते हुए कहानियों को हम क्यों पढ़ें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी एक मधुशाला कविता लिखे थे। उस कविता में वो कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था, वह छूट गया तो छूट गया, अंबर के आनन को देखो, कितने तारे गिर जाते हैं, गिरबिट्टी में मिल जाते हैं, क्या अंबर शोक मनाता है। यानी जो बीत गया सो बीत गया। तो फिर या तो हरिवंश राय बच्चन गलत हैं या हम लोग गलत हैं कि हम लोग बीते हुए कहानियों को पढ़ रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जो कह रहे हैं ना, वो भी नहीं गलत हैं और ये भी नहीं गलत है। वो कह रहे हैं कि उस पास्ट को, उस बीते हुए चीज़ को भूल जाओ जिसका आज कोई रेलिवेंसी नहीं हो, जिसकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं हो। लेकिन इतिहास एक ऐसा चीज़ है कि जो घटना घटा है उसकी आज प्रासंगिकता है। आप कई बार देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते होंगे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराता है। तो इसका मतलब है कि पुराना समझे रहेंगे तो दोहराएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इतिहास रिपीट करता है। तो सबसे पहले हम इतिहास का अध्ययन इसीलिए करते हैं कि देखिए एक सिंपल चीज़, कि सबसे पहले मनुष्य ऐसे करके चाक को घुमाया, ठीक है ना, तो उसमें ऐसे हाथ लगाया तो मिट्टी का बर्तन बनाया। तो जब चाक नहीं था तब बर्तन कैसे बनता था? तो ऐसे ही मिट्टी को रख करके हाथ से दबा दबा करके बना देंगे। इतिहास भी इतना ही वैज्ञानिक है। अब ये 2 मिट्टी का बर्तन जमीन के अंदर से खुदाई में निकला, तो कैसे जानिएगा कि ये हाथ से बना हुआ है और ये मिट्टी का बना हुआ है? देखिए फट से बता देंगे। पारंपरिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है गांव का बच्चा को। बोलिए कैसे पहचानिएगा? दो आपको हम देते हैं बना के, एक चाक पर बना हुआ घड़ा और एक हाथ से बनाया हुआ घड़ा। बनाया दोनों जा सकता है, तो कैसे पहचानिएगा? वो ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो वो जो हाथ से बनाया होगा वो तुरंत टूट जाएगा, मींस वो इतना पावरफुल नहीं होता। हाँ, जितना वो चाक से बनाया। अच्छा। और दूसरा, हम इसका मतलब थोड़ा असंतुष्ट हैं, जो आपसे जानना चाह रहे हैं आप नहीं बता पाए। देखिए चाक से घुमाइएगा ना, और जब हाथ लगाइएगा तो वो चिकना हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिट्टी वाला बनाइएगा तो चिकना नहीं होगा। तो जब ज़मीन से एकदम चिकना घड़ा निकलेगा तो तुरंत पता चल जाएगा करे चाक का आविष्कार हो चुका था। अब आप पूछेंगे कि सर एक चाक पर आप क्यों रुक गए, क्यों इतना मतलब इसके पीछे पड़े हैं? तो पहले जब ऐसे घुमाए ना, तभी उसको 2 को लेकर के ऐसे लगाएंगे तो बन जाएगा चक्का। इसीलिए चाक और चक्का नाम भी एक ही है। तब पहले ऐसे बर्तन बनाए, अब बाद में उसको बैलगाड़ी में लगाए और उसी बर्तन को लेके बेचने निकल गए। ये है हमारे सभ्यता के विकास की कहानी, ठीक ना। पढ़ने के पहले आपको इतिहास बहुत बोरिंग लगेगा क्योंकि तोमर सर नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम आपको जब इतिहास पढ़ा देंगे तो देखिएगा आपको लगेगा कि अरे ये तो विज्ञान ही है, मतलब साइंस ही एक तरह का है। तो क्या देखे, चाक से चक्का, इससे कैसे इकोनॉमी बढ़ेगा। तो जब हमारे पास चक्का नहीं था तो जाहिर है कि हम माथा पर लेकर के बेचने जाते होंगे। तो कितना दूर जाइएगा बेचने? 5 किलोमीटर। अब माथा पे क्या गो घड़ा लेके जाइएगा? 3 गो। तो 3 का पैसा ले घर आइएगा। जैसे ही चक्का बना, पता चला कि आप 3 बैलगाड़ी ले लीजिए, 3 भाई हैं घर में। उसके बाद 5 के बजाय अभी बैलगाड़ी है, आगे घोड़ा गाड़ी लगाएंगे और तेज़ी से जाएंगे। बैलगाड़ी है तो 20 किलोमीटर तक बेचने जाएंगे, 3 बैलगाड़ी सामान बेच के आएंगे। अर्थव्यवस्था बूम करेगा, लोगों के पास पैसा आएगा।
अब धीरे धीरे क्या लगेगा कि अरे ये हर दिन जाते हैं, शाम के डर से गांव वापस आ जाते हैं, वहाँ रुकेंगे कहाँ। तो इधर से गया है मिट्टी का घड़ा बेचने, तो उधर से गांव से कोई आया है समझना है चावल बेचने, उधर से कोई कुछ और बेचने। तो धीरे धीरे सब ये सोचेगा कि एक छोटा सा घर यहीं बना लेते हैं, रात हो जाएगा कभी कभी तो रुक जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा वो नगर हो जाएगा। यही तो है हड़प्पा की नगर व्यवस्था, कि पहले लोग गांव से गया बेचने, बाद में लगने लगा करे यार एक होना चाहिए घर। तो धीरे धीरे वहाँ एक शासक वर्ग पहुँच जाएगा कि खाली तुम ही बेचोगे कि टैक्स भी दोगे, तुम्हारे लिए हम सेना की व्यवस्था करते हैं, तुम्हारे दुकान पे कोई हमला नहीं करेगा, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। इससे धीरे धीरे नगरीकरण होगा। तो इतिहास को इस तरीके से जानना है। आज आपको कंसेप्ट दे रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। तो इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि पहला क्या देखें, मानव सभ्यता जो आज हम देख रहे हैं कि हम मेट्रो ट्रेन तक पहुंच गए, चक्का से मेट्रो ट्रेन तक पहुंचे हैं, उसके विकास को आप समझ पाइएगा इतिहास पढ़ने से कि वैदिक में क्या हुआ, मौर्य में क्या हुआ, तो अब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप फोकस कर दीजिएगा कि 2040 में नया क्या होगा, समझ गए, क्योंकि आपके पास अनुभव होगा। तो इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं। अब सुनिएगा इतिहास में क्या पढ़ें। तो मनुष्य जो है वो 4 काम सार्वजनिक रूप से अपने जीवन में करता है। एक सामाजिक काम करता है, शादी विवाह होगा पूरे सोसाइटी को बुलाएंगे, अपने जाति के लोग को बुलाएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे। आर्थिक काम बिल्कुल छुप के नहीं करता है, खरीदना बेचना है कुछ भी तो अपना दुकान लेके बैठे हैं भाई। सोशल, फिर इकोनॉमिकल। सबका अपना धर्म होगा, कपड़ा पहनने का तरीका होगा, सबकी अपनी बोली होगी यानी कल्चर, सांस्कृतिक काम करता है। उसके बाद कोई कहीं राजतंत्र लेके आएगा, कोई कहीं डेमोक्रेसी लेके आएगा, पॉलिटिकल काम करता है, कहीं एमपी एमएलए होगा, कहीं छोटा सा सामंत होगा अगर नहीं डेमोक्रेसी आया होगा। तो मनुष्य यही 4 काम जो है सार्वजनिक रूप से सबको दिखा के करता है। बस इसी का अध्ययन करना इतिहास का मेन विषय है। इसी को स्टडी करना इतिहास का मेन विषय है। अब आप बताइएगा, बोलिए उस बैच में ऐसे पढ़ाएंगे तो कब ख़त्म होगा। अब आज मज़ा आ रहा है कि नहीं इतिहास में। हमको मालूम है कि आप प्रताड़ित थे, पीड़ित थे वहाँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सामाजिक जीवन का अगर अध्ययन करना है कि आज का सोसाइटी ऐसा है, तो जिस व्यक्ति को हड़प्पा से लेकर के आज तक के सोसाइटी का जानकारी होगा वो इस विकास को समझ पाएगा और वो फोकस कर पाएगा कि अगला 50 साल में समाज कैसा होगा। जो हड़प्पा से लेके आर्थिक गतिविधियों को आज तक हम कैसे चलाए, अगर वो इस चीज़ को समझ लेगा तो वो फोकस कर पाएगा कि 2050 में मेरा आर्थिक गतिविधि कैसा होगा। कल्चर में बदलाव अभी क्लास में ही देख लीजिए। हम चारों का कपड़ा एक जैसा है, इन दोनों का भी एक ही जैसा है पहनने का, लेकिन क्या आपके दादाजी और हमारे दादाजी ऐसे यहाँ बैठते, तुरंत पता लग जाता है कि बिहार से है, ये सौराष्ट्र से आया है, क्योंकि सबका पहनावा अलग होता है। तो आज जो डाइवर्सिफाई कल्चर से हम यूनिफॉर्म कल्चर के तरफ आए हैं, तो क्या 50 साल के बाद कुछ और बदलाव होगा क्या? ठीक है, आप सोचिएगा कि अगर हम गुजरात नहीं आए होते तो हमको पता भी होता कि फाफड़ा कैसा होता है। बड़े चाव से हम खाते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, एक वो आइटम बहुत मज़ा आता है खाने में। तो क्या देख रहे हैं आप कि कल्चर मिक्स हुआ। हो सकता है किसी दिन आपको हम दही पौवा चीनी मिक्स करके खिला दें, बिहारी आइटम लिट्टी खिला दें, आपको भी अच्छा लग जाए। तो क्या देख रहे हैं, सांस्कृतिक।
जो विविधता था हमारे देश में, संस्कृति में, उन विविधताओं को समेट करके आज जो हम यूनिफॉर्मिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो 50 साल बाद कैसा होगा। और पहले हम छोटे छोटे राज्यों में थे, उसके बाद फिर महाजनपद बना, पूरा देश में 16 बड़े राज्य हुए, सबको हरा करके मगध नंबर 1 हुआ। मगध का उत्तर भारत तक ही था, चंद्रगुप्त और अशोक उसको दक्षिण भारत ले गया और बड़ा बना, फिर टूट गया। फिर गुप्ता जो है उसको बड़ा करने का प्रयास किया, फिर बिखर गया। फिर दिल्ली सल्तनत में पूरे भारत को इकट्ठा करने का प्रयास किए, फिर बिखर गया लोधी काल में। अकबर के बाद फिर इसको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। यानी क्या देख रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी है अपने देश में कि राजनीतिक हमेशा बिखराव भी हो रहा है, अब फिर हम एकीकरण भी कर रहे हैं, ठीक ना। अंग्रेज़ों के बाद फिर पूरे भारत पर एक ही पार्टी कांग्रेस राज कर रही थी, फिर बिखरा क्षेत्रीय दलों का शासन। फिर 14 से क्या देख रहे हैं, एक ही पार्टी शासन करने लगा है, लेकिन राज्यों में अलग अलग पार्टी है, ठीक ना। आप देख लीजिए, आप जाइए आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम, तमिलनाडु DMK, भाजपा नहीं है। जब आप जाएंगे पंजाब तो आम आदमी पार्टी, 50% राज्यों में। तो फिर एकीकरण की प्रक्रिया होगी। यानी अगर हम इस चीज़ को समझ गए अच्छे से कि अशोका के बाद एक बार डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो हम 20 साल बाद अपनी राजनीति कैसी होगी वो भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। आज तलवार वाला विद्रोह नहीं होगा, डेमोक्रेसी है। आज सत्ता परिवर्तन वाला विद्रोह होगा कि बटन दबा देंगे सरकार पलट जाएगा। तो आखिर अलाउद्दीन खिलजी के काल में के पहले क्यों जो है सामंत लोग विद्रोह करता था, बार बार क्या कहते हैं, इल्तुतमिश से लेके बलबन तक परेशान रहा बंगाल विद्रोह, बंगाल विद्रोह, बंगाल विद्रोह। क्या आपको वही देखकर नहीं लग रहा है कि आज वो डेमोक्रेटिक विद्रोह है कि केंद्र में किसी की सत्ता और वहाँ पे किसी और की सत्ता। ये है इतिहास जो आप समझिएगा कि जब क्या कहते हैं केंद्र में हर्षवर्धन शासन करता था, जरा सा वो कमज़ोर होगा तो बंगाल में पालवंश शासन करने लगेगा, यानी वो स्वतंत्र हो जा रहा है। जैसे ही केंद्र में क्या देखिए राजपूत काल में हम कमज़ोर हुए, तुरंत क्या देख रहे हैं, इल्तुतमिश को बंगाल कंट्रोल करना पड़ा, नहीं हुआ, उसके मरते ही फिर कमज़ोर हुआ, बंगाल स्वतंत्र हो गया। क्या देखे, बलबन को फिर कंट्रोल करना पड़ा, बलबन के मरते ही फिर से अलाउद्दीन खिलजी को कंट्रोल करना पड़ा। यानी क्या देख रहे हैं, इतिहास ये बताता है कि बंगाल की जनता केंद्र के कमज़ोर होते ही अपना नया नेता चुन लेता है। कभी गोपाल को चुनता है और कभी जो है भले वो मुस्लिम ही नेता होता है। और आगे देखिए मुग़ल काल में जैसे ही औरंगजेब कमज़ोर पड़ेगा, बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला आ जाएगा, अलीवर्दी खां आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, इतिहास जब पढ़िएगा और फिर यही इतिहास 3 साल के अलावा किसी कोर्स में तोमर सर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना जो अभी आपको बताए तो आपके मन में घड़ी नहीं देखने लगे होंगे कि हमको इसी साल PT देना है। आपको लगेगा कि मेरा कंसेप्ट बन रहा है, लेकिन आज हम ग्रेजुएट लड़का को पढ़ाना शुरू करें तो क्या होगा, अरे सर छोड़िए नहीं ये सब गप, लिखाइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। अरे इतना जान जाएंगे तो नदी बाद में पता चलेगा ही कि किस नदी के किनारे है, कौन खोजा है, वो तो दूसरा साल यही करेंगे। लेकिन हमको कंसेप्ट, तो आज अब आप समझ गए कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं और इतिहास में किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, यही 4 क्षेत्र। इसीलिए जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आप कहेंगे हड़प्पा, तो समझ लेना है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक माने धार्मिक जीवन। देखिए अब अपने आप चैप्टर समझ में आने लगा। कहिएगा वैदिक, यही 4 होगा सर हमको लग रहा है। मौर्य, तो कहिएगा अरे 2-4 को परिचय आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म उन्म पढ़ लेंगे, अशोका का पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद तो पढ़ना यही है कि मौर्य काल का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और उस समय का आर्थिक जीवन क्या था। हाँ बदलाव पढ़ेंगे, बदलाव होगा, लेकिन पढ़ना इसी टैग में। इवन मध्यकाल में आ जाइएगा, दिल्ली सल्तनत, क्या पढ़ाएंगे लास्ट में, दिल्ली सल्तनत का समाज कैसा था, दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी कैसी थी, दिल्ली सल्तनत का कल्चर कैसा था, क्या दिल्ली सल्तनत में
कोई स्थापत्य कला बना क्या? मतलब कि भले मान लेते हैं, वो क्यों आज क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए विवाद ही है कि कुतुब मीनार के अंदर कुछ और था, लेकिन कुछ तो बनाया, तो कुतुब मीनार पढ़ना पड़ेगा, अलाई दरवाज़ा पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मुग़ल काल में आएंगे तो ताजमहल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लाल किला के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या जो चित्रकला जहांगीर विकसित करके गया था कल्चर के अंदर वो भी आएगा, संगीत में जो विकास होगा वो भी पढ़ना होगा। और सबसे बड़ा समस्या कि दो विभिन्न भाषा के लोग जब इकट्ठे होंगे, एक आएगा पर्शियन और एक आएगा शुद्ध हिंदी, माने हिंदू और मुस्लिम, और दोनों को अकबर के काल में एक ही साथ सेना में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू रजवाड़े अकबर के साथ जुड़ गए। अब जरा बताइए तो कि अब तो जो दुश्मन था वो तो दोस्त हो गया, तो अब तो दोनों गप करेगा आपस में। तो एक पर्शियन में कुछ कहेगा और एक हिंदी में कहेगा प्रतिघात, तो उसको समझ में भी आएगा क्या? तो अब ज़रूरत होगा सेना के यहाँ शिविर में कि ये दो अलग अलग भाषा के लोगों के लिए एक कॉमन भाषा तैयार हो, उसी का नाम है उर्दू। आपको इतिहास ऐसे पढ़ाएंगे। उर्दू का मतलब ही होता है शिविर की भाषा, यानी वो भाषा सेना के शिविर में ही जन्म लिया है। जब मुस्लिम और हिंदू पदाधिकारी एक साथ बैठकर बात करना चाहते थे तो उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत हुई। इनको पर्शियन नहीं आता है, इनको हिंदी नहीं आती है, इसीलिए जब आप उर्दू पढ़िएगा या बोलिएगा तो उसको लिखना है पर्शियन में, एक पार्ट उनका चलेगा, और उसका पूरा ग्रामर होता है हिंदी, एक पार्ट हमारा चलेगा, ठीक ना। आप अपने घर में अपने भाई को तुम कह के बुला लीजिएगा, लेकिन क्या दोस्त के भाई को तुम कहिएगा, सम्मान देने लगिएगा आप। तो उर्दू में दो अलग अलग कल्चर का लोग मिला है, तो वहाँ पे तुम शब्द होगा ही नहीं, आप, क्योंकि दोनों अधिकारी है, भाई नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू तहजीब की भाषा है, एक दूसरे को आप कहना है, ठीक ना। बैठ जाइए कहाँ कहता है, तशरीफ़ लाइए, सुनने में लगे कि अरे कुछ बहुत भयंकर बात कहा है हमको समझ गए। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, उर्दू का विकास पढ़ाएंगे आपको कि कैसे हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हम इतिहास के बारे में जाने। तो आज आपके साथ दो चीज़ डील किए, पहला कि इतिहास क्या है और इतिहास में किन क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं। अब आज आपके दिमाग में भरना है एक सिलेबस कि इतिहास में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले, अब फिर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाएंगे। सबसे पहले इतिहास के 3 नाम हैं, पहले इसको समझना है। एक को कहते हैं प्राक इतिहास, जिसका अंग्रेजी है प्री हिस्ट्री। दूसरे का नाम है आद्य इतिहास, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरे का नाम है इतिहास। फिर इसमें क्या फ़र्क है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, बाद में। ये है प्री हिस्ट्री, ये है प्रोटो हिस्ट्री, और ये है हिस्ट्री। पहले इस कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। तो अब देखिए, प्री हिस्ट्री नाम ही काफ़ी है, हिस्ट्री के पहले, यानी प्री हिस्ट्री। प्राक इतिहास, आप दोनों लोगों का इंग्लिश मीडियम है कि गुजराती, हिंदी? गुजराती, तो कोई दिक्कत, आप तो गुजराती ही हैं, आपका भी गुजराती मीडियम। तो अच्छा, ओके, नहीं वो आपके पीछे इंग्लिश वाले बैठे हैं, तो उनको दिल्ली भेज देते हैं पढ़ने के लिए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब सुनिए, प्री हिस्ट्री, इतिहास के पहले, मतलब वह काल जिसमें लोगों को लिखना नहीं आता था, मतलब हमको एक भी रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। आज अगर आपसे कोई पूछे, चैप्टर भी आगे आते हैं, कि ज़रा बताइए पाषाण काल में, ठीक है ना, स्टोन एज में ऐसा कौन सा आपके पास रिटन एविडेंस है, जैसे ऋग्वेद जैसा, कि आप पढ़ के बता दीजिए कि आदमी शिकार करता था। तो
आज के बाद कोई पूछे प्री हिस्ट्री एटले शू, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो परिभाषा लिखना हो तो लिख लीजिएगा, इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, प्राक इतिहास कहलाता है, प्राक इतिहास कहलाता है, प्री हिस्ट्री कहलाता है। तो अब आपके मन में आएगा प्रश्न कि अगर ये प्राक इतिहास है तो हमको कैसे पता चलेगा कि उस समय का आदमी कैसे रहता था, कुछ लिखा हुआ तो है ही नहीं। तो इस काल का इतिहास जानने के लिए हमको पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर करना पड़ता है। पुरातात्विक का मतलब कि ज़मीन की खुदाई करेंगे, एक घड़ा निकलेगा, घड़ा के ऊपर पीपल का पेड़ का चित्र बना हुआ मिलेगा, दो चीज़ निकला, लिखेंगे शायद इनका पवित्र वृक्ष होगा पीपल, देख रहे हैं। दूसरा इतिहासकार आएगा, कहाँ लिखा है पवित्र, तो जाने दो यार, लोकप्रिय वृक्ष होगा पीपल, क्योंकि उसका काहे लिख बनाया, इसमें बरगद का पेड़ काहे न बना दिया। तो क्या देख रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर से निकलेगा उसके आधार पर हम जो है इसके इतिहास का वर्णन करेंगे, इसीलिए हम उसको कहते हैं प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, ठीक है ना। और यहाँ पढ़ने का तरीका क्या होगा, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत, ज़मीन के अंदर से जो निकला है उसी के आधार पर हम जो कुछ भी क्या कहते हैं बोल पाएंगे, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। तो इसका लिमिटेशन क्या होगा, एक जो है मंदिर का दीवार निकला, ठीक है, और यहाँ पर एक पशुपति बाबा का मूर्ति मिला, तो आप इतना तो लगा लिए कि इस काल में आदमी पशुपति बाबा का पूजा करता था। लेकिन जब लिखा हुआ नहीं है तो आप ये नहीं बताएंगे कि पूजा ऐसे करता था कि ऐसे करता था कि ऐसे करता था, ये बताना मुश्किल हो जाएगा। क्या अगरबत्ती का प्रयोग होता था, क्या प्रार्थना करके होता था पूजा, तो क्या देख रहे हैं कि लिखित साक्ष्य के अभाव में इन चीज़ों की जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब आइए, आद्य इतिहास किसको कहते हैं, देखते हैं आप लोग को कि कितना पढ़े लिखे हैं आप लोग। चलिए बोलिए, हम क्या लिखे हैं, मतलब आप लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम तो कुछ लिखे हैं। हम कहें कि ये कमल है तो पहला वाला क, दूसरा वाला म, तीसरा वाला ला, तो क्या हुआ कि ये लोग लिखा तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको कहेंगे आद्य इतिहास। समझ गए, हम आपको आज बता रहे हैं कि ये क है, तो अब अगर कल कहीं भी हम अपने किताब में यहाँ पर ऐसे कर दें, ठीक ना, और इसको जो है हम मान लीजिए ऐसे कर दें, देखिए टेढ़ा कर दिए, तो आपको लगने लगेगा कहीं ये, और यहाँ पर हम एक ऐसे लगा दें मान लीजिए, तो आपका दिमाग छटपटाने लगेगा, मौका शब्द तो ही नहीं लिखे हैं, देख रहे हैं ना, क्योंकि माँ तो हो सकता है, तो माँ तो है ही, एक बार ये दे दिए, टेढ़ा क्यों किए सीधा जगह पे, ये मान लीजिए सीधा हो, तो कहीं ये औ तो नहीं है, टेढ़ा कर देने पर ये औ समझते हो, क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे तो हर जगह होगा कि औ जैसा आपको लगेगा टेढ़ा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगेगा कि आ करने के लिए ये लोग इसको ऐसे तो नहीं लिख देते हैं, तो क्या देख रहे हैं, मौका हो गया। या अगर ये ऐसा हो और ये वाला नहीं हो, ये चलिए ये हुआ, ऐसे हो, अब मान लीजिए ये ला है, तो हम ऐसे करके हम इसको ऐसे कर दें, तो आप कहेंगे मोकलो,
ये भी हो सकता है, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी आप आदि इतिहास पढ़ने जाएंगे तो आपको लिखित साक्ष्य मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ नहीं पाइएगा उस इतिहास को हम कहेंगे प्राक इतिहास। लिखिए इस चीज़ को। इतिहास का वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। चैप्टर में घुसने के पहले आपको ये समझ लेना है कि ये है क्या सब कुछ। तो अब आपसे पूछे कि इसका इतिहास कैसे लिखिएगा, तो इसका भी इतिहास लिखने का तरीका तो यही होगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण बताते हैं। धौलावीरा में एक ऐसा मार्बल का पट्टा मिला है, आरस पहाड़ का पट्टा मिला है, और वहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इतना ही कहिएगा इसको देख करके कि धौलावीरा से एक मार्बल का सफ़ेद पट्टा मिला है जिस पर कुछ लिखा है। ये नहीं बोल पाएंगे क्या लिखा है। तो अभी तो हम पुरातत्व के आधार पे कहेंगे। अगर कहीं जैसे हम कहे मोकलो, तो पढ़ने का प्रयास करेंगे लेटर, यहाँ से पट्टा मिलेगा, कहीं से कुछ और मिलेगा, तो बार बार देखेंगे कि अच्छा ई वाला लेटर। जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं, हम जब पहली बार गुजरात आए थे तो हमको ये नहीं पता चलता था कि ये क है। धीरे धीरे दिमाग में सेट किए कि अच्छा एस लिख के काटना हमने क है। तो क्या देख रहे हैं, वैसे ही बार बार ये जब आएगा तो दिमाग घूमने लगेगा कि ये क्या होता है। तो कल अगर इसको पढ़ लिए, मतलब ये इतिहास तब तक सत्य है जब तक हम पढ़े नहीं, या तब तक अधूरा है जब तक हम उसको पढ़े नहीं। जैसे ही पढ़ लिए, क्या मालूम कहीं लिखा तो ऐसा नहीं मिले कि धौलावीरा महानगर पालिका में आपका स्वागत है। कुछ भी हो सकता है, तुरंत इतिहास बदल जाएगा कि धौलावीरा में कोई न कोई महानगर पालिका थी जो कि प्रशासन संभालता था। आदि इतिहास का ये है। तो आप देखिएगा कि हम कोई भी विषय पढ़ाएंगे ना, आपका डिमांड बार बार आएगा अक्सर इतिहास पढ़िए न पहले, क्योंकि इसको अगर आप वैज्ञानिक तरीके से पढ़े तो इससे बढ़िया फिर कोई विषय नहीं। वो अगर पुराना वाला स्टाइल में गए जो 10वां में कहा गया था मास्टर साहब के द्वारा कि रट लो, तब इतिहास बेकार है, तब आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए ये हो गया। तो लिखिए। तो इसके इतिहास के लिए हमें पुरातत्व पर ही निर्भर करना पड़ता है। ये एनसीईआरटी के कोर्स का समझिएगा। कल मैं ही फिर क्लास लूँगा आपका भूगोल सब्जेक्ट बदल के, फिर वहाँ भी कल ऐसे ही भूगोल पे पहले चर्चा होगा कि बेसिक क्या है। लड़के विषय ही नहीं समझ पाते हैं, हम उसको एडप्ट कैसे करें। परसों संविधान, उसके बाद फिर अपना पीपीटी क्लास। फिर आपको वो 3 दिन मेरा पता चल जाएगा कि सर का इस दिन ये होगा। उसके बाद एक गुजराती वाले सर आएंगे, एक अंग्रेजी वाले सर आएंगे, एक गणित वाले। 6 दिन अपने पैक हो गए, कब पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इतिहास किसको कहते हैं। तो अब जब आप मौर्य के बारे में जानना चाहेंगे तो आपके पास ये वाला किताब नहीं, एनसीईआरटी, सोर्स बहुत सारा है। जैसे आप कहेंगे काम करते हैं, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है निकालो, तो कुछ तो लिखा होगा मौर्य के बारे में। कुछ लिखे चाहे नहीं लिखे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो कुछ तो लिखा होगा। लिखित साक्ष्य मिल गया। किताब में ही लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। लिखित साक्ष्य का मतलब किताब नहीं। चलो जरा अशोक का अभिलेख पढ़ लेते हैं।
अगर वो अभिलेख में भी कुछ लिखा हो इंस्क्रिप्शन में, तो इधर से अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इधर से अभिलेख पढ़ेंगे, जरा मेगास्थनीज का भी इंडिका पढ़ लेते हैं, और तीनों पढ़ेंगे, मौर्य का प्रसाद, सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो क्या कहेंगे, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन कभी भी इतिहास एक साक्ष्य पे नहीं लिखा जाता है। लेखित अब पुरातात्विक, अशोक वाला शिलालेख पुरातात्विक हुआ, ठीक ना। उसके ऊपर जो शेर लगाएगा उसका कुछ मतलब निकलेगा। भालू काहे ने लगाया, जरा सोच के देखिएगा। शेर के माथा के ऊपर क्राउन बनाया है, तो वो क्राउन क्यों बनाया है? शेर ऐसा बनाया है कि उसका बाल लगता है लहरा रहा है, तो शेर का बाल जब लहराता है यानी वो अटैक करने की माने स्थिति में होता है, उस वक्त उसका सब बाल खड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि वह एक राजा के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, निर्भीक होके रहिए, मैं ही हूँ शेर, कोई दूसरा नहीं है। तो आपके ऊपर कोई भी अगर आक्रमण किया तो अशोक है, चिंता नहीं करना है। तो क्या देख रहे हैं हम, इतिहास का अध्ययन इस काल का करेंगे तो पुरातात्विक और लिखित दोनों मिला के तब हम सही लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ परिभाषा में कहेंगे कि जहाँ लिखित पुरावा मिलने लगे उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो लिखिए, इतिहास का वह काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो अब ये तीनों समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, ये तो हुआ गुण के आधार पर इतिहास का अध्ययन, कि भाई जहाँ तक लिखित पुरावा नहीं मिले उसको कहिए प्री हिस्ट्री, जहाँ से लिखित पुरावा मिले हम पढ़ नहीं पाए हड़प्पा काल। अब देख लीजिए आप, आज पहला दिन सबसे नया बच्चा है इतिहास में, लेकिन 5 साल से भी कोई तैयारी कर रहा और ऐसे नहीं पढ़ा हो ना, तो अगर आप उससे खाली पूछ लीजिए कि भाई हड़प्पा किस काल में आता है, तो पहले ही वो घुमाने लगेगा, ये क्या पूछ रहा है, वो कह देगा प्राचीन काल में आता है। कहिए जरा बताओ कि प्राक इतिहास में आता है कि आदि इतिहास में आता है? तो इतिहास में आता है। अब आप कभी नहीं कहिएगा इतिहास में आता है, आप कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री में आता है, क्योंकि लिखित साक्ष्य है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी आज आपसे पूछे, देखिए मौर्य नहीं पूछेगा, हिस्टोरिक काल तो इजी है, आपको तुरंत कोई कहेगा जरा बताओ तो पैलियोलिथिक एज किस काल में आता है, ठीक है ना, पाषाण काल। तो मालूम है कि पत्थर के काल में कोई लिखा होगा क्या, बेचारा जंगल में रह रहा है, गुफा में रह रहा है, कहाँ लिखने बैठेगा, यानी क्या निकला, प्री हिस्ट्री। तो ये बेसिक जब आपके दिमाग में होगा तब जा कर के आप जो है पढ़ेंगे कोई भी चीज़। और ऐसा 2 साल जब इतिहास पढ़ेंगे, इस साल 60 घंटा, अगले साल 90 घंटा, उसके बाद हम ही आपको कह देंगे तीसरा साल कि अब जिसका गाइड पढ़ना है पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको मालूम है कि तब आप खुदे नहीं पढ़िएगा, आपको साफ दिख जाएगा कि इसमें जो लिखा है इससे ज़्यादा हम जानते हैं, अगर हम लिख दें तो इसको बीट कर दें, तो क्या कहते हैं ये बात हो जाएगा। लेकिन अगर पहला साल का कोई लड़का है तो हमको मजबूरी में कहना होता है कि पढ़ लो गाइड, क्योंकि इतना रामायण वो नहीं सुन पाएगा। अब आगे देखिए, अब आते हैं सिलेबस के हिसाब से जो यूपीएससी कहती है, जीपीएससी तो बिल्कुल नहीं, जीपीएससी का सिलेबस खंडित है। अभी दिखा देते हैं सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है ना। 5 साल जीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, 2017, 18, 19, 20, 21, 22वां होने जा रहा है। सिलेबस इतना बढ़िया बना दिया है, सरकार की कोई गलती नहीं है, लड़का का भी कोई गलती नहीं है, वो पढ़ने के लिए तैयार है। हम स्वीकार करते हैं। कोचिंग क्लास वाले जो हैं उनको जो गाइड में फंसाया, आप रिजल्ट देख लीजिए, सिलेबस आईएएस जैसा है जीपीएससी का,
लेकिन पूरे राज्य से मात्र 6 लोगों का आईएएस निकलता है। क्या 5 साल में जो लड़का जीपीएससी में टॉप 10 में आया है वो 50 में से 15 भी जीपीएससी नहीं निकाल पा रहा है? तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि वो पास जरूर कर जा रहा है लेकिन उसको गाइड का लत लगाए हुए है, मेरिट ही नहीं उठ रहा है जीपीएससी में, और दूसरा उनका सिलेबस खंडित है, वो पूरा पढ़ नहीं पा रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए। तो अब हम लोग जरा एक बार देखें कि सिलेबस के हिसाब से इतिहास में हमको क्या पढ़ना है। तो सिलेबस के हिसाब से हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, और वो भी प्रीलिम्स में अपना इतिहास है भारतीय इतिहास, और नहीं तो 4 कर देते विश्व का इतिहास। तो भारतीय इतिहास जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला पार्ट को कहते हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। कहाँ से कहाँ तक इसको मानते हैं? तो आज से 5 लाख वर्ष पूर्व की घटना वहाँ तक का साक्ष्य अपने पास है, से 750 ईस्वी के बीच का घटना। अभी अच्छे से पूछिएगा कि बीसी और एडी में क्या फ़र्क है तो नहीं बता पाएगा। कल जब घुसेंगे ना चैप्टर में तब सब बताएंगे। आज बीसी नहीं लिखता है, बीसीई लिखने लगा है, नया कंसेप्ट। उसका क्या मतलब होता है वो भी बताएंगे अभी आपको। सीई अब बीसीई 2 का प्रयोग करने लगा, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। ये है बिफोर क्राइस्ट। तो ये क्राइस्ट से कॉमन एरा की ओर हम क्यों गए? एट डेनोमनी, ठीक ना, जिसको कि हम लोग लैटिन वर्ड है कहते हैं अंग्रेजी में समझना, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा, ईसा के मृत्यु के बाद, यानी 750 एडी का मतलब कि ईसा मसीह के मृत्यु के 750 साल बाद की घटना। तो हम लोग जब चैप्टर में आएंगे एनसीईआरटी में यही चीज़ दिया है, और जब हम लोग ये नहीं पढ़े होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब हम कहते हैं सीई अब बीसीई, कॉमन एरा अब बिफोर कॉमन एरा का मतलब क्या होता है। अब आइए मध्यकालीन भारत, मेडिएवल इंडिया। साढ़े 750 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक की घटना मध्यकालीन भारत में रखते हैं। जब पढ़ाएंगे तब मजाक में बताएंगे कि औरंगजेब बोलता था कि हम मरेंगे तब भी आधुनिक भारत शुरू होगा, मेरे जीते जी नहीं हो सकता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है, एक संजोग है, और उसके बाद के पढ़ाई को कहते हैं आधुनिक भारत। तो मैंने 51 बरस वो शासन किया है औरंगजेब। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो कह रहा था कि हमको पहले मरने दो, नहीं तो हम आधुनिक भारत नहीं आने देंगे। पहले मर जाता तो पहले आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। अगर आप इतिहास के सही खिलाड़ी के रूप में देखेंगे तो इसका अंतिम तो होना ही नहीं चाहिए, अंतिम। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी जो 6 राज्यों में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इतिहास यही तो है। आप उसका राजनीतिक अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर आज पढ़ रहे हैं तो घटना तो बीत गया ना, तो इतिहास ही तो है। लेकिन नहीं, जब इसको 100 साल बाद पढ़ेंगे ना, तब जो लोग क्लू निकालेगा कि इस कारण से ये जीता, इस कारण से ये जीता, तो वही तो पढ़ रहे हैं आज कि इस कारण से अशोका जीता, इस कारण से शुंग जीता। तो क्या देख रहे हैं, इसका आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे समझना है कि जैसे जैसे मेरा जीवन चलेगा, जो घटना बीतते चला जाएगा वो सब इतिहास है। लेकिन सिलेबस तो एक बांधना पड़ेगा ना। तो सिलेबस जो बांधते हैं वो है 1947, 1947, ठीक है। कुछ जगहों पे
सिलेबस के नाम पर इसको एक चौथा पार्ट कर दिया है स्वतंत्र भारत या स्वातंत्रोत्तर भारत, इंडिया आफ्टर फ्रीडम, ठीक ना, इंडिया आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्र भारत। अब इसमें जो है हमको 1947 से लेकर के मोटा मोटी 1995-96 तक तो पढ़ना ही पड़ता है। ये आईएएस के सिलेबस में नहीं है, मेंस में अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेके परीक्षा देंगे वहाँ आएगा। यानी मंडल कमीशन तक का जो इतिहास है, जिससे कि ओबीसी आरक्षण आया, वहाँ तक आपको इसमें पढ़ना है। लेकिन ऐसे जीएस के हिसाब से इतना ही पढ़ना है। दिमाग में बैठ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं कि जब हम प्राचीन भारत पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए? 5 लाख बीसी से लेकर के 750 बीसी के बीच का। लेकिन इतिहास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि भाई बटन दबा दो लाइट बंद हो जाएगा। इतिहास में निर्जीव चीज़ नहीं होता है, इंसान होता है। तो 750 में आके अब अगर चोल वंश का खात्मा नहीं हुआ तो टेक्निकली वो मध्यकालीन भारत हो जाएगा। लेकिन जब पढ़ाई करेंगे तब तक कंटिन्यूम न पढ़ लेंगे, तो तब पढ़ाते इसमें हम साथ पढ़ा देंगे, ठीक ना। कई ऐसे राजवंश होंगे जो होंगे 650 और चला जाएगा 1000। तो जब स्टडी करेंगे तब इसको नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसे 750 के बाद की घटना आपको अगले क्लास में बताएंगे पूरा बढ़िया से कि आखिर क्यों मध्यकाल कह दिए, क्या फ़र्क आया दोनों के बीच में। तो सबसे पहला फ़र्क ये है, काल जो बदला कि अशोक जो है उसका जन्म भारत में हुआ है, पहला चीज़। लेकिन इल्तुतमिश का जन्म भारत में नहीं हुआ है। अब ऐसे राजा आने लगे, ठीक ना, एक एक करके अंतर देखेंगे, जो बाहरी हैं और इधर आके शासन करने लगे। हमको मालूम है कि YouTube पर अगर कोई बच्चा देखेगा इसको, इस वीडियो को, तो यहीं पे कह देगा कि कनिष्का, शक, ठीक है, प्राचीन काल का है। फिर दोनों में फ़र्क बताते, एक न हुआ, ऐसे 10 पॉइंट न लिखना होगा। दूसरा, ठीक है, यहाँ पे मौर्य के बाद विदेश से इंडो ग्रीक आए, मिनांडर। यहाँ पे शक आया, रुद्रदामा। नामे उठपटांग नहीं लग रहा है आपको? आधा नाम रुद्र, ये तो भारतीय है, ये दामा कहाँ से आ गया? ठीक है, तो जहाँ उठपटांग लगे मिनांडर, ऐसा नाम कहाँ है? अपने गुजराती में है किसी के नाम की मिनांडर भाई? तो क्या देख रहे हैं, मतलब बाहरी है वो, ठीक है। कनिष्क, तो क्या कहते हैं, ये जो नाम है ये सब विदेशी नाम है। जैसे आप कहेंगे इब्राहिम लोदी, लेकिन दोनों के नेचर में फ़र्क है। नेचर मतलब कोई अच्छा खराब नहीं, नेचर यानी प्रकृति। ये लोग जो आए ना, तो आते के साथ इनको समझ में आ गया कि भारतीयों के साथ रहना है तो भारतीय बनना पड़ेगा। आते के साथ कोई बौद्ध धर्म अपना लेगा, कोई वैष्णव धर्म अपना लेगा, यानी हमारे कल्चर को गले लगा दिया वो लोग। इसलिए आज कोई भी आदमी हाथ में झंडा लेकर नहीं बोल पाएगा कि हम जो है कनिष्का के परपोता है, क्योंकि वो अपना शादी विवाह सब यहीं समाज में कर लिया, मिक्स हो गया। अपनी बेटी की भी शादी कर दिया यहाँ के समाज में, बेटा की भी शादी कर दिया यहाँ के समाज में, बस 4 पीढ़ी जाते जाते घुल मिल गया। लेकिन अकबर अपना शादी भले किया जोधा से, अपनी बहन का शादी हिंदू परिवार में काहे नहीं किया? अगर अकबर उदार था तो उसको कम से कम ये तो सोचना था। यही अंतर है मध्यकाल, कि मध्यकाल में जो आए वो अपनी संस्कृति को भारतीयों पे थोपना चाहे। मेरा धर्म अपना लो। हम लोग टीचर हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, नहीं जाएंगे राजनीति में कि ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती भी किया होगा, अब वो किया ही है। लोभ लालच भी दिया होगा, सत्ता का भी लालच दिया होगा कि बन जाओ, तुमको हम सेनापति बना देंगे, तुमको हम सूबेदार बना देंगे। तो कुछ लोग लालच में भी गए होंगे वहाँ, लेकिन वो अपने धर्म को हमारे ऊपर थोपा, अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपा।
लेकिन कनिष्का हमारी संस्कृति को ही अपना लिया, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लिया, मिनांडर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वो प्राचीन है, ये मध्यकालीन है। दो अंतर दिखा है। तीसरा, अशोक के लिए शासन करना एक तरह से उतना कठिन नहीं है जितना कठिन एक अकबर के लिए शासन करना है। अशोक जो है, ये संविधान में सुप्रीम कोर्ट बता चुका है कि हिंदू के अंदर ही बौद्ध, सिख और जैन आता है, उनका ही ये संप्रदाय है। तो अशोक अगर बौद्ध भी है तो एक हिंदू ही है, तब प्रजा भी सब या तो जैन है, बौद्ध है, या तो हिंदू है, उसमें सिख धर्म आया नहीं है। तो अशोक अपने ही प्रजा पे शासन कर रहा है, जो धर्म वो माने हुए। लेकिन अकबर के सामने दो विपरीत धर्म, एक मुस्लिम और एक हिंदू, एक निर्णय जो लेगा, अगर इधर के पक्ष में लिया तो इधर नाराज, इधर के पक्ष में लिया तो इधर नाराज। मध्यकाल का मतलब समझिएगा। उससे भी बड़ा खुद मुस्लिम एक निर्णय अगर मुस्लिम के विरुद्ध लेता है ये पक्ष में, तो हिंदू तुरंत कह देगा कि अच्छा ये भी पुराने वाला लोग सब है, ये भी लोधी ही है, ये भी जो है यही है। तो इसलिए क्या देख रहे हैं, अकबर को कभी भी हम, जबकि ऑनलाइन बता रहे हैं, अच्छा राजा नहीं कहते हैं, हम अकबर को कहते हैं राज करना आता था उसको, पब्लिक को चढ़ा बढ़ा खुश कर देना है कि कहते रहिए दीन इलाही जिंदाबाद। दीन इलाही अपना काम करते जा रहा है। अगर अकबर राजपूतों से दोस्ती किया तब फिर वो महाराणा प्रताप से कुश्ती काहे किया? अरे एक राज नहीं ही मिलता तो क्या हो जाता? इसका मतलब कि अकबर उस चीज़ को स्वीकार नहीं ही कर रहा है। झंडा मेरा तो लेना ही होगा, समझ गए? अधीनता तो स्वीकार करना ही होगा। लेकिन क्या किया? खुश कर दिया। आप ये बताइए, राजा मान सिंह वो कैसे राजा थे हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो अगर राजा मान सिंह थे तो अकबर के दरबार में आने के बाद वहाँ क्यों बैठते थे? वो तो 5000 का मनसबदार थे अकबर के दरबार में। तो मना जयपुर जाइएगा तो राजा कहलाइएगा, मना आप गवर्नर ही हैं एक तरह का, आज का राज्यपाल। आप मेरे दरबार में आइएगा तब हैसियत के हिसाब से कहेंगे कि आप इस जगह पे बैठिए। लेकिन राजा मान सिंह, देख रहे हैं, महाराणा प्रताप का यही तो नहीं होगा। अगर हम महाराणा हैं तो तुम्हारे दरबार में भी महाराणे कहलाएंगे, तो अपना बगल में लगाना कुर्सी और ज्वाइंट शासन चलाओ, तब मानेंगे कि हम महाराणा हैं। तुम कहते हो कि दोस्त हैं, तो कैसे दोस्त हैं भाई? इक्वलिटी लेके आओ। तो क्या देख रहे हैं आप कि प्राचीन और मध्यकालीन में कई सारे अंतर हैं। युद्ध करने के तरीके में अंतर है। बारूद के प्रयोग से हम अपरिचित थे, बाबर तोप लेके आया था, उसके पहले कभी बारूद वाला युद्ध नहीं हुआ था। तो कई प्रकार के जो है युद्ध की नीति बदल गई। तो ये सब जो है प्राचीन और मध्यकाल में फर्क है। प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा उसका सोर्स, स्रोत। मतलब आज अगर आप कहते हैं कि देखिएगा आज कितना मज़ा आएगा आपको, पिछला क्लास याद करिएगा कि समुद्रगुप्त बीना बजाने में माहिर था। समुद्रगुप्त को संगीत से प्रेम था। तो आप अगर ये बात अभी बाहर अपने दोस्तों में, कॉलेज में बोलना शुरू करिए, तो आपसे अगर पूछे कि भाई देखे थे क्या बीना बजाते हुए, तो आप कहिएगा मेरे सर बोले थे। तो कह देगा उनका उम्र था कि समुद्रगुप्त के काल में थे, कहाँ से पता चला? तो आप कहिएगा किताब में लिखा है। तो फिर हम पूछ बैठेंगे कि लेखक भी तो इसी समय का है, ये कब देखा था? तो स्रोत किताब नहीं, एक सिक्का मिला है जमीन के खुदाई में। उस सिक्का में समुद्रगुप्त का फोटो है। आप कहिए फोटो से कैसे पहचाने? तो दूसरा तरफ नाम भी लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, समुद्रगुप्तस्य। तो समुद्रगुप्त का फोटो और उसके हाथ में बीना है। तो आप बताइए कि वो राजा बीना बजाना जानता था कि नहीं? इस पे आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई गोविंदा वो राजा बाबू सिनेमा में कुछ नहीं जानता था, ऐसे करके फ़ोटो खिंचा दिया था, ठीक है ना? तो मान लेते हैं। लेकिन अगर उसको संगीत से लगाव नहीं होता तो बीना हाथ में नहीं लेता, कुछ और लेता।
इससे साबित होता है कि वो बीना बजाने में माहिर था। स्रोत इसको कहते हैं, ठीक ना। एक सिक्का निकला, उस सिक्का पे पीछे लिखता है चंद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त, इस तरफ लिखता है नमो भगवतो वासुदेवाय, मतलब कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नहीं तो राजा है ना, वो क्यों नहीं लिखा नमो बुद्धाय, वो क्यों नहीं लिखा श्री गणेशाय नमः? इसका मतलब है कि वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था या भागवत धर्म का अनुयायी था। पहले ये जानना है कि स्रोत यानी सिक्का, तो सिक्का का अध्ययन कैसे किया जाता है? अभिलेख। आपसे कोई पूछे कि कैसे जान गए कि अशोक का हृदय द्रवित हो गया था कलिंग विजय के बाद, तो जब उसका जूनागढ़ में जाइएगा, इंस्क्रिप्शन पढ़िएगा, तो उसका 13वां लाइन लिखा हुआ है कि कलिंग विजय के बाद मेरा हृदय द्रवित हो गया, और उसके बाद हम युद्ध की नीति को त्याग दिए और हम अब धम्म की नीति को अपना लिए। अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अब हम जो है अपने धर्म का प्रचार करते हैं। दूसरा स्रोत क्या निकला? अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। तो अब इनके दिमाग में आ रहा है कि तो इससे कौन बड़ा बात है, जान करके क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि अशोक कितना चालाक था, क्योंकि अशोक का अभिलेख तो जो बड़े बड़े हैं और छोटे भी हैं, वो कोई एक आध जगह से तो मिला नहीं है, बड़े वाला तो 8-8 जगहों से मिला है। तो क्या सब जगह 13वां लाइन यही लिखा है क्या? तो जानते हैं सब जगह पहला लाइन एक ही लिखा है, दूसरा एक ही लिखा है, खाली 13वां लाइन में लोचा मार दिया है जब उड़ीसा गया है। कलिंग, धौली और जौगढ़ कलिंग में जो 2 जगह है, वहाँ से जो अशोक का अभिलेख मिला है, वहाँ ही लाइन ही गायब है कि कलिंग विजय के बाद मेरा हृदय द्रवित हो गया। क्यों भाई? माने अरब सागर में हृदय द्रवित होता है, बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है। इसका मतलब अशोक चालाक राजा है। वो ये लाइन लिख करके जनता के बीच में सहानुभूति ले रहा है कि अरे कितना अच्छा राजा है। जनता के पड़ोसी राज्य को धमकी भी दे रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, कलिंग तक को हरा चुके हैं, अब लड़ने का मूड नहीं है, तो जरा अपनी सीमाओं में रहना, और नहीं तो किसी दिन दिमाग घुमा तो तुम चले जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर कलिंग का जनता ये लाइन पढ़ेगा तो कहेगा अरे ये तो आक्रमणकारी है, ये बाहरी आदमी है, कलिंग का नहीं है, देखो हमारे ऊपर आक्रमण किया है। इसलिए वहाँ से वो लाइन निकाल देता है। आगे बताते हैं, जरा बोलिए सब लोग कि मज़ा आ रहा है कि पढ़ने में नहीं आ रहा है? अभी अगर मान लीजिए कोई आपको कह दे कि क्लास बंद, तो बुरा लगेगा कि नहीं अंदर से कि भाई अभी पढ़ने का मूड है, एक क्लाइमेक्स पर सर कह दिए नहीं। तो यही है इतिहास, ठीक ना, कि अगर आप मतलब 3 साल हमको मौका देंगे तो रिजल्ट पक्का आएगा। विश्वास का 90+% जो रिजल्ट है वो 3 साल के ही कोर्स का है। चाहे हम IAS में दिखाए हैं, चाहे हम GPSC में दिखाते हैं, जो रिजल्ट दिखा रहे हैं ना, उसका 90% रिजल्ट जो है वो यही, क्योंकि इसमें हमको बढ़िया सा आपका बाल मुड़ने का मौका मिलता है। कभी इस स्टाइल में इस साल मुड़े, अच्छा छोड़ो अब स्टाइल बदलते हैं, तो आप जो है सीख करके निकलते हैं। तो सिक्का, अब एक चीज़ बताइए, अभिलेख और सिक्का तो मिल गया, अब अगर एक ऐसा मंदिर मिल गया गए देखने के लिए जो ऐसे बना था, ठीक ना, एक ऐसा मंदिर मिला जो ऐसे बना था, डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यानी तीसरा स्थापत्य कला, ये राजा के काल में नागर शैली था, इस राजा के काल में बेसर शैली था, इस राजा के काल में द्रविड़, बड़ा सा पहले गेट होगा गोपुरम मंदिर में घुसने के पहले, उसके बाद मंदिर बनेगा, उसको कहते हैं द्रविड़ शैली। अब इनके दिमाग में है सर गोपुरम बनाएगा तो उससे क्या मिलेगा, तो राजा क्यों गोपुरम बनाता था? साउथ का ही राजा। हाथी आज भी सबसे ज़्यादा केरल में है, तो
उतना बड़ा हाथी बैठ के जो राजा मंदिर में घुसेगा, गेट छोटा बना दीजिएगा तो बाहर न उतरना पड़ेगा। गोपुरम के और भी कई कारण हैं, आज जस्ट आपको एक समझा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप कि स्थापत्य, तो ये तीनों को अगर स्रोत को आप मिला दीजिए तो उस स्रोत का नाम पड़ा पूरा तात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसके अंदर क्वाइंस का अध्ययन करेंगे, इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करेंगे और मोनूमेंट्स का अध्ययन करेंगे, स्मारक, सिक्का और अभिलेख। क्लियर हो गया? अब दूसरा स्रोत, क्योंकि अकेले किसी एक स्रोत पे नहीं रहना है, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। इसके अंदर अभी नहीं जाएंगे, वो फिर क्लास शुरू करेंगे तो अगला लेक्चर में मतलब बताएंगे। साहित्यिक स्रोत, अब आपसे कोई पूछे तो इसका क्या महत्व है, तो ऋग्वेद में जब आप चौथे चैप्टर में पहुंचेंगे, ऋग्वेद के अलग अलग चैप्टर्स 10 चैप्टर हैं उसमें, उसको मंडल कहते हैं, तो अलग अलग काल में लिखा गया है। कोई 1500 BC में, कोई 1400 BC में, कोई 1200 BC में, ऐसे करके 10 चैप्टर लिखा गया है। तो चौथे चैप्टर में जा कर के खेती के बारे में वर्णन है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा में काहे नहीं लिखा हुआ है? इसका मतलब लगता है कि ऋग्वैदिक काल में लोग खेती नहीं करते थे। उसका कारण क्या था? तो लोहा नहीं मिला था। लोहे की जानकारी 1000 BC में हुई है। जब लोहा नहीं मिला है तो हल में फाल कहाँ से लाइएगा, और लकड़ी का हल चलाइएगा तो कितना मिट्टी पलटेगा, और जब मिट्टी नहीं पलटा तो कहाँ से फल द्रुपता आएगी, फर्टिलिटी मिट्टी के अंदर, तो क्या होगा कि खेती कम करेगा। तो कम करेगा तो चौथा चैप्टर में लिखेगा। और वही उत्तर वैदिक काल में लोग खेती करने लगे, तो उत्तर वैदिक काल का एक किताब है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। उसमें कहता है 24 बैल लेके एक के बार उतर जाता है आदमी खेती करने, एक खेत में 24 बैल से, मतलब खेती जम के करने लगा। अब 24 बैल से खेती, तो ये तो जो गांव का लड़का है वही समझ पाएगा, या रजनीश तोमर वो खेती किया है अपने बाबा के साथ तो वो समझेगा। उनकी बेटी भी नहीं समझ पाएगी, क्या वो तो बड़ी शहर में रही है, उसको क्या पता कि खेती में हल कैसे चलता है। तो देखिए बताते हैं, हल यहाँ लगाते हैं, एक बैल यहाँ और एक बैल यहाँ, उसके कंधे पर, ये बैल के कंधे पर ये चढ़ाते हैं। इसको कहते हैं जुआ हम लोग हिंदी में। तो ये जो है ना जुआ, यहाँ पर एक छेद और यहाँ पर एक छेद होता है। जब एक साथ बैल को जोतना हो तो दूसरा जुआ भी छेद वाला लाएंगे, इसको रस्सी से बांध देंगे। समझ गए? फिर यहाँ क्या कहते हैं, 2 बैल लगा देंगे, फिर तीसरा यहाँ रस्सी से बांध देंगे। ठीक, ऐसे करके अगर 24 बैल तो ये 12 हल एक साथ हुआ। अब जो निकलेंगे जोतने, ये 12 लाइन निकलेगा ना एक साथ, तो 1 बीघा खेत को जोतने में आसानी होगा कि नहीं? जो 1 बीघा खेत जोतने में 1 बैल से 2 घंटा लगता है, तो ये तो 15 मिनट में जोत देगा। तो इसका मैंने 15 मिनट में जोतने लगा, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं है अपने पास इस समय कि भाई बड़ा सा होगा, 8-10 होगा, एक ही बार में जो है हल जोत देगा, 5 मिनट के अंदर सब खेत जुता जाएगा। तो ये है 24 बैल का करामत। तो मेरे बाबा होते थे, हम होते थे, चचा होते थे, सब मिल करके चलते थे। और जो आदमी हल ज़्यादा चलाता है उस समय, अब तो ये मेरा 25 साल छूट गया, तो उसके यहाँ पे हाथ में ठेला आ जाता है, ठीक ना, वो पकड़ करके दबाना होता है, नहीं तो बैल के पैर में लग जाएगा, पैरे काट देगा वो लोहा वाला जो फाल होता है। तो क्या देख रहे हैं आप कि जैसे ही शतपथ ब्राह्मण में हम जाएंगे, वैसे ही क्या होगा कि 24 बैलों से खेती करने लगा लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? साहित्यिक स्रोत हमको साहित्य की जानकारी दे रहा है। पुरातात्विक समझा दिए। अपना देश बिन सांप्रदायिक है,
धर्मनिरपेक्ष है, ये सिक्का पे कैसे पता चलता है? आपके पास अगर सिक्का हो तो उसको देख के कैसे बताइएगा कि अपना देश जो है वो बिन सांप्रदायिक है? देखिए कैसे ये मदद करता है। जैसे आज से 500 साल बाद ऐसे ही ज़मीन से अपना रुपया निकल जाए 5 रुपया, तो कैसे साबित करेंगे? तो मेरे पास तो नहीं है, किन्हीं के पास है सिक्का, लाइए। वो उनको होगा ना, दाऊद से आए हैं, छोटा शहर के आदमी के पास सिक्का होता है, बड़ा वाला के पास 500 का नोट होता है। देखिए दिखाते हैं, एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे आपको, आपसे कोई हाथ ही नहीं मिला पाएगा। आगे बढ़ाइए, लौटा देंगे। देखिए अपना देश इसलिए जो है सेकुलर है कि यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। समझ गए? ये एक ऐसा लाइन है जो कि हर धर्म में बोला जाता है। कोई धर्म है जो कहे कि असत्य की विजय होती है? देख रहे हैं ना? नहीं तो हम यहाँ भले ना हम ये मंडूकोपनिषद से लिए हैं, लेकिन लिए हैं लाइन सेकुलर, सत्यमेव जयते अगर कह रहे हैं तो इससे कोई धर्म फ्लैश नहीं हो रहा है, ये हिंदू धर्म में ही लिखा हुआ है। अरे इस्लाम थोड़े कहता है कि असत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ही कहता है। तो देखिए ये सिक्का ऐसे मदद कर देगा। उसके बाद देखिए तो 3 बाघ वाला फोटो है, कहेगा ऐसा ही गरुड़ बना हुआ मिलेगा गुप्त काल के सिक्कों पे। समझ जाना है कि उसका राज चिन्ह है, ठीक ना? ये बताइए, भारत और रुपया और इंडिया और रुपीज, रिजर्व बैंक जो भी लिखा है 2 ही भाषा में है, या तो अंग्रेजी है या तो हिंदी है। समझ रहे हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की राजभाषा हिंदी होगी, भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। समझिएगा, गुजराती मराठी तमिल नहीं होगी, वो होगी राज्य की राजभाषा। गुजरात में रहेंगे तो हमको गुजराती का सम्मान करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? महाराष्ट्र में है तो मराठी का, और जब देश की बात करेंगे तब हिंदी होगी। लेकिन जब तक हिंदी समृद्ध नहीं हो जाए तब तक कामकाज अंग्रेजी में होंगे, इसलिए ये दोनों लिखा जा रहा है, ठीक है? अब बताइए तो ये 5 जो लिखा है कि 5 रुपया है, ये जो 5 रुपया है, तो इसको हिंदी में काहे लिखा? देखिए आप कैसे संविधान समझेंगे। संविधान कहता है अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय होगा, माने जो डिजिट का प्रयोग करिए वो इंटरनेशनल डिजिट का प्रयोग करना है, 1 2 3 4 का नहीं करना है। तो इंटरनेशनल डिजिट तो अंग्रेजी वाला ही 5 है, इसीलिए अपने 100 के नोट में भी अंग्रेजी में 100 लिखा होता है, अब 500 के नोट में भी अंग्रेजी में ही 500 होता है, ठीक है? देखिए ये जब डिजिट का प्रयोग करेगा तब अंग्रेजी ही होगा। यहाँ भले आप हिंदी में भाषा में लिख दीजिए 500 तो चलेगा, ठीक है? आप देखिए जब आप डिजिट का प्रयोग करिएगा तब 50 अंग्रेजी में ही लिखना होगा। ये सही तो है संविधान, कहाँ किताब में ध्यान लगाना है? सब कुछ अपने पॉकेट में है, खाली जो है पढ़ने आपको इस तरीके से आना चाहिए। तो बढ़ाइए, अब एकदम समझ गए होंगे कि सिक्का का क्या भूमिका है, तो पुरातात्विक स्रोत की क्या भूमिका है। अब आइए प्राचीन भारत में अगला चैप्टर, यही मेन चैप्टर हुआ जहाँ से इतिहास शुरू हुआ। ये तो आप इसके बैकअप के लिए पढ़े, यहाँ इकट्ठा करिएगा कि वो कौन कौन सोर्स है जो अशोक को पढ़ने में मदद किया, ये कौन कौन सोर्स है जो हमको गुप्ता को पढ़ने में मदद करता है। यहाँ तो ये इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस यहाँ से शुरू होगा जिसको हम कहेंगे प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, ठीक है? अब आइए प्राक इतिहास। प्री हिस्ट्री के अंदर 2 प्रकार के भाग हैं, यानी चैप्टर के हिसाब से 2 है। पहले को हम लोग कहते हैं पाषाण काल, पत्थर का काल, और दूसरे को हम लोग कहते हैं धातु युग, मेटल एज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य ने सबसे पहले, ये जब आप जान रहे हैं
किसका प्रयोग किया, तो कहिएगा पत्थर का प्रयोग किया, क्योंकि चैप्टर तो रियल यहाँ शुरू हो रहा है। अगर मनुष्य सबसे पहले लोहा का प्रयोग करता है तो इसको लौह युग लिखते, हम तो पहले पाषाण लिख रहे हैं, यानी मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया। अब देखिए ज़रा, हमको आज सबसे जो है आप ही पे हम रिसर्च कर रहे हैं। आप आज इतना आनंदित महसूस कर रहे हैं ना कि सही बता रहे हैं बेटा, ये जो है पढ़ते हैं जो 8 बजे वाला क्लास में, हमको दिल ही नहीं पसंद आता है। ये अभी अंडर ग्रेजुएट है, पहले कंसेप्ट जानना होगा। तो क्या कहते हैं, देखिए अब इसको, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया होगा, क्यों पत्थर का प्रयोग किया इसको समझिएगा। तो भले वो अहमदाबाद में ही मान लीजिए रह रहा होगा उस समय भी, तो गिर वाला जंगल यहाँ तक होगा, ये सब जंगल ही जंगल होगा। तो मनुष्य अपना बचाव या कुछ उसको ज़रूरत हो, औजार, टूल्स, नॉट हथियार, विपॉन्स, मनुष्य अपने बचाव के लिए हथियार बनाता है और उत्पादन करने के लिए औजार बनाता है। प्रोडक्शन के लिए आप टूल्स बनाते हो और किसी से अपनी रक्षा करने के लिए आप विपॉन्स बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो बनाना चाहेगा, तो अभी तो ये इस ज़मीन पर आया है, उसको क्या मालूम कि अंदर क्या है। माइंस थोड़े खोदा है, अगर वो माइंस खोदेगा उसमें, तो ज़रा सोचिए, उसमें उसको डर लगेगा गड्ढा खोदने में कि कहीं नीचे छेद हुआ, गए तो ख़त्म। तो उसके लिए टाइम लेगा, आते के साथ नहीं खोदेगा। तो उस समय अपने बचाव के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी दिखाई देगा, उसको देख करके जो है वो, जो उसमें से उसको फेवरेबल लगेगा, उससे अपना हथियार और औजार बनाएगा। तो अब बताइए कि पृथ्वी पर सबसे ऊपर या तो पत्थर है या तो लकड़ी है। तो दोनों में ज़्यादा कठोर कौन है? पत्थर है। तो वो इसीलिए पहले पत्थर को चुनेगा। क्लियर हो गया पाषाण काल। अब देखिए तो औजार जो है मनुष्य सबसे पहले क्या बनाएगा? तो पहले आदमी बड़ा औजार कुछ बनाता है। पहला मोबाइल भी इतने बड़ा था, अब पहला कंप्यूटर भी कमरा के बराबर था। इंसान का फितरत है, क्योंकि बड़ा होगा ना तो दिखाई देगा कुछ गड़बड़ होगा तो सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाएगा। हैंडएक्स बड़ा है, पत्थर से हैंडएक्स ही बन सकता है। ये देखिए, हमेशा दिमाग में रखना है। ये है हैंडएक्स, कुल्हाड़ी। इतना चौड़ा पत्थर लाएगा, इतना तोड़ना शुरू करेगा, फिर ऐसे ऐसे तोड़ करके बना दिया। इसीलिए वो पहले हैंडएक्स बनाएगा। देख रहे हैं, पत्थर से यही बन सकता है। इसको कहते हैं स्क्रैपर। ये ऐसे मनुष्य पत्थर होगा, यहाँ नीचे ऐसे बना देगा नुकीला, और ऐसे पकड़ करके मिट्टी कोड़ेगा। इसको कहते हैं स्क्रैपर, ठीक ना। पत्थर से मनुष्य यही बना सकता है। बोरर ऐसे पकड़ेगा, जमीन में बोर करेगा। देख रहे हैं ना। तो 1 साल के बाद देखिएगा कि आप ना पीटी पास करने वाला कान काट लीजिएगा इतिहास में, क्योंकि आपके पास बेसिक होगा। तो आपको डायलॉग देगा दीवार सिनेमा का कि मेरे पास केसी श्रीवास्तव है, मेरे पास BL ग्रोवर है, मेरे पास जो है RL शुक्ला है, तुम्हारे पास क्या? आप कहेंगे मेरे पास कंसेप्ट है। समझे ना? यही बात आप उसको दोहरा देंगे, ठीक ना। तो देखिए अब जरा, तो ये जो है ये आपका हैंडएक्स। तो औजार पहले बड़ा बना और धीरे धीरे ब्लेड जैसा छोटा हो जाएगा। भाई जानवर मार के लाया है, उसका जो है चमड़ा काटना है, तो उसके लिए कुल्हाड़ी कहाँ काम आएगा? तो उसके आधार पर पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव का मतलब हमेशा नया, मतलब समझे, कुछ तो नया हुआ है। यहाँ तक ट्रेडिशनल चल रहा था, कुछ बदलाव आया है। तो
इस काल में मनुष्य को खेती करना नहीं आता था, तो क्या करता था, जहाँ भी जंगल में निकला गेहूँ उगा हुआ था, बना आता तो था नहीं, तो काट लो उससे जो है खाना उना खा लो, ये ख़त्म, चलो दूसरे जगह चलते हैं। यानी उसको क्या कहेंगे, फूड गैदरर, खाद्य संग्राहक, खाद्य को संग्रह करने वाला। आज जब वो भोजन खत्म हो गया, अब हो सकता है वो अगला साल उगेगा अपने आप, तो उतना बीच में एक काम करो, जानवर मार के खाते हैं। तो क्या हो गया आदमी, खाद्य संग्राहक और शिकारी, हंटर अब फूड गैदरर। धीरे धीरे मनुष्य को लगने लगा कि यार खाद्य संग्राहक तो ठीक है, सबको मारिए दोगे तो खाओगे क्या आगे, मतलब सब शिकारे कर जाओगे तो खाओगे क्या। तो काम करो जो अपने काम का है, खाने का मतलब खाली मांस ही नहीं, गाय हमारी माता क्यों है, हमको दूध भी तो देती हैं, तो दूध कैसे पियोगे। तो एक काम करो, अब इसको पालतू बनाना शुरू करो। अभी तक दिमाग में नहीं था, इस काल में तो जो दिखा सामने शिकार कर दो। अब आया कि नहीं यार पालो, अगर बकरा का ही मांस खाना है तो बकरा पालो पहले, तो मनुष्य हो गया पशुपालक। अचानक देख रहे हैं, लेकिन खाद्य का तो संग्रह कर ही रहा है, अभी उसको खेती नहीं आ रहा है। इसीलिए है ये नव, पहली बार हल चलाया, लकड़ी का ही हल चलाया, लोहा नहीं मिला है, और थोड़ा सा चलाया और उसमें थोड़ा बिया फेंक दिया तो कुछ गेहूँ उग गया, कहीं ज्वार उग गया, कहीं बाजरा उग गया। कहा यार ये प्रोसेस समझ में आ गया, अब एक काम करो, थोड़ा काट के रख लो अगले साल के लिए बिया, बाकी खा लेते हैं, फिर चलाएंगे ये जो है हल। तो मनुष्य ने यहाँ कुछ तो नया किया था, इसीलिए इसका नाम है नवपाषाण काल। देख रहे हैं, इस काल में मनुष्य खेती करना शुरू किया। अब धातु युग को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में चैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल, और दूसरे को कहते हैं लौह एज। जरा आप अपने क्लास का गुणवत्ता देख लीजिए, 1.5 घंटा में जितना दिमाग में आपको घुसा है उतना 1 साल पढ़ा हुआ आदमी के दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन आप एक पन्ना भी नहीं लिख पाए होंगे। कंसेप्ट में लिखावट थोड़े होता है, और अभी कुछ समझाना नहीं होता लखो, वो जो क्लास 3 में होता है, अभी शुरू हो जाते लखो इंडिका कोने लखिया छे, ठीक ना, लखो अरसास कोने लखिया छे, सब लिख लिए, दिमाग में घुसा ही नहीं कि इसका उपयोग क्या था। आज आपके दिमाग में अपने आप, अगर कल को इंडिका भी दिमाग में किताब आएगा तो आपको घुसेगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका लेखक का नाम, क्योंकि ये मौर्य काल का इतिहास लिखने में मदद किया है। दिमाग में आएगा क्यों मदद किया है, अच्छा कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखा था ना, तो कौटिल्य भाई साहब थे तो ब्राह्मण, तो उनके दिमाग में वर्ण व्यवस्था तो होगा, पूर्वाग्रह भी तो हो सकते हैं, ठीक है उतना महान आदमी नहीं होगा लेकिन हो भी तो सकते हैं, तो कहीं कुछ लिखने में तो मिस्टेक नहीं किए थे पूर्वाग्रह वाला। एक काम करो, ये तो ग्रीक से आया था, इसको किसके प्रति, किस जाति के प्रति पूर्वाग्रह, तो ये अगर कुछ लिखा होगा ना तो इसका मतलब ये तटस्थ होकर लिखा होगा। तो जरा मिला लो, एक बार पढ़ना अर्थशास्त्र ही है बट एक बार इंडिका को भी साथ में मिला लेते हैं, अगर लाइन सेम है ओके समाज ऐसा ही होगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ होगा, ग्रीक का आदमी इधर आएगा, उसको पता भी चलेगा कि जाति प्रथा इंडिया क्या होता है, चाणक्य को सब पता होगा, तो वो क्या करेगा, जाति नहीं बता पाएगा। क्या हुआ, वो निकला घूमने तो देखा कि कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कहा कि शिक्षकों की एक जाति है, अरे भाई उसमें बौद्ध भी है भिक्षु जो पढ़ा रहा है, अब ब्राह्मण भिक्षु भी है, दोनों में फर्क तो करो। देख रहे हैं, वो प्रोफेशन के हिसाब से जाति बता दिया, लेकिन फिर भी थैंक यू, प्रोफेशन तो बता दिया कि लोग क्या क्या करते थे। तो क्या देख रहे हैं, आपके पास इंडिका हो या नहीं हो, ये नाम याद हो या नहीं हो, लेकिन कहीं किताब पढ़ते समय आपके दिमाग में इंडिका आया तो आपका दिमाग में चलने लगेगा ये राज तरंगिनी कलहन, कश्मीर का इतिहास। अरे सर बता चुके हैं, साहित्यिक स्रोत के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। कलहन कुछ तो लिखा होगा कि इस वंश का राजा कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं मिलेगा, एगो नहर तो कोई बनाया होगा, देख लेते हैं।
ठीक ना। अरे ये रानी दिद्दा का नाम लिख दिया, अब तक कोई महिला का नाम नहीं आया था महारानी में, अच्छा इसका हमने यही फर्स्ट थी क्या। ऐसे करके दिमाग लगाना है इतिहास पढ़ने में, और वही लड़का 15 में 12 क्वेश्चन सही करके आएगा यूपीएससी में, 15 प्रश्न इतिहास का है। और जहाँ आप इसमें गए रटना शुरू किए कि तोलकप्पियर ने लिखा है रटंत विद्या घटंत बुद्धि, खत्म। आज मेरिट जो गिरा है ना, वो ये कारण यही है, हम रटंत विद्या में चले गए। चाट चाहिए, टेबल चाहिए, अरे खाना चाहिए, चाट से पेट थोड़े भरता है, बम्बई भेलपुरी खा लीजिएगा तो। तब प्रॉब्लम वहाँ पर यही है कि उनको चाट चाहिए आज के लड़का का। अब थोड़ा दिन रुक जाइए, गोलगप्पा मांगेगा, माना और कुछ नया आ जाएगा। शॉर्टेस्ट इतना न शॉर्टेस्ट हुआ कि लड़के शॉर्ट हो गया, 87 पे ख़त्म मेरिट 200 में से। तो अब जरा देखिए ताम्रपाषाण काल के बारे में बतलाते हैं, जब देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। ये अब क्या हुआ कि इंसान नाराज़ भी उतने जल्दी हो जाता है व्यवस्था में। आपको एक उदाहरण बताते हैं, आपके पास रिजर्वेशन अगर नहीं हो और आप ट्रेन में जा रहे हो चढ़ने, तो भगवान को इतने कहते हैं कि आधा किलो लड्डू चढ़ा देंगे, खाली डिब्बा में घुस जाए। माने आदमी पहले सोचता है ट्रेन में घुस जाए, घुसने के बाद कहते हैं 1.25 किलो चढ़ा देंगे, सीट मिल जाए। मतलब समझे, व्यवस्था से हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम में सोचते हैं पूरा खाली हो ना, एकदम आराम से सोख जाए तो ये 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। मतलब एक व्यवस्था जब मिलता है तब थोड़े समय में हम असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पैदल चलने वाला आदमी सोचता है काश एक मोटरसाइकिल हो जाए कि बैठ के जाए। मोटरसाइकिल वाला कहता है पीठ दुखता है यार, कार का सीट होता तो बढ़िया। देख रहे हैं, तो पत्थर जब खोजा न तब तो खुश था कि यार अब तो कुल्हाड़ी आया हाथ में, लेकिन पत्थर को ऐसे मोड़ करके ऐसे कुदाल नहीं बना सकते। अब इंसान को लगने लगा प्रॉब्लम, कुछ नया खोजो। पत्थर को ऐसे मोड़ करके, मेरे बिहारी भाषा में बोलते हैं खुरपी, जिससे कि आप मिट्टी निकालते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मेटल चाहिए, धातु। इंसान का कुछ तो खोजो यार। तो था ही बोरर, मिट्टी बोर करो। करते 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 अचानक से आवाज़ जो है एक दिन आया होगा, ठक, मतलब मेटल तक पहुंच गया होगा जहां ज़मीन के अंदर धातु होगा। अब जरा समझिएगा ये मेटल का खेला क्या है। भगवान जब ये पृथ्वी बना रहे थे, ये पक्का भगवान ही बनाए हैं, बाकी कोई नहीं बनाया है, क्योंकि सबसे पुराना अपना धर्म है, बाकी तो सब एडी में है। तो भाई तब तो फिर भगवान बनाए हैं, बाकी लोग उसमें आके विकास किए होंगे। तो क्या देख रहे हैं, भगवान बनाए हैं। तो भगवान जब बना रहे थे तो उनको पता था कि इंसान जो है ना, ये बड़ा ही असंतुष्ट आदमी है, एक के बाद दूसरा खोजेगा। तो डाले लोहा, डाले उसमें जो है तांबा, डाले जसत, ऐसे करके बंद किए, ऐसे करके हिला दिए। इसीलिए ब्राज़ील में भी मिलेगा, उत्तर अमेरिका में भी मिलेगा, भारत में भी हिलेगा। अगर ये हिलाते नहीं तो खाली भारत में मिलता है। तो क्या देख रहे हैं, अब इसमें से सोच के देखिएगा। अब आते हैं क्या, ये गंभीरता, कि इसमें सबसे नीचे क्या होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, घनत्व। तो लोहा भारी होता है, और नहीं पढ़े हैं साइंस तो क्या दिक्कत है, जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, ये तो समझ में आएगा ना। घनता फणता हटाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लोहा नीचे होगा, और ऊपर क्या होगा, जसत, जिंक, टीन, तांबा। तो मनुष्य को हो सकता है पहला बार में टीन मिला हो। कितना पतला होता है टीना, ऐसे किया होगा, टूट गया होगा, रखो यार क्या करेंगे लेके, ये तो मोड़ेंगे कुदाल बनाने तो अपने मुड़ जाएगा। थोड़ा सा बाद हो सकता है जसत मिला हो, जसत भी भुरभुरा होता है, टूट गया। तीनों में सबसे जो कड़क मिला वो था तांबा। कहा कि यस, इसका ही उपयोग करना है, ताम्र, ठीक है। इंसान का एक आदत है, जब तक वो कन्फर्म नहीं हो जाता है ना कि नया वाला चीज़ बढ़िया है। अरे 2 कॉलेज में फार्म भरते हैं ना, तो जब तक मनपसंद वाला में एडमिशन नहीं होता है, इधर कैंसिल नहीं कराते हैं, समझ गए ना। तब पत्थर से अभी भरोसा टूटा नहीं है, कारण तांबा सफल होगा
कि नहीं होगा, इसीलिए उसने दोनों का प्रयोग किया। इसीलिए हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। समझ गए? चैल्कोलिथिक एज। और जब लोहा मिल गया तब तो कोई बात ही नहीं है। तो लोहा मिल गया तब तो फिर बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि आप सोचिएगा इतना मोटा लोहा में चक्का लगा दीजिए, इस पे 100 किलो भी सामान रख दीजिएगा तो नहीं टूटेगा। लेकिन इतना मोटा तांबा में चक्का लगा दीजिए, 40 से आगे जाइएगा टूट जाएगा। तो हम अब तांबा वाला गाड़ी में देख लीजिए, हड़प्पा का आदमी घोड़ा काहे नहीं पसंद करता था। तांबा वाला गाड़ी में घोड़ा लगा दीजिएगा, आज के जैसा रोड थोड़े था, ऊपर से सामान डाले, घोड़ा दौड़ गया, बीचे में रह जाइएगा। समझ गए? जैसे ही लोहा वाला गाड़ी में लगाइएगा चक्का, 50 किलो नहीं 100 किलो लगा दीजिए, टमटम घोड़ा गाड़ी लेकर दौड़ जाएगा, बीच में नहीं रहिएगा, घर तक पहुंच जाइएगा। आदमी इसलिए वैदिक काल में घोड़े को पसंद किया क्योंकि उसको लोहा मिल गया। हड़प्पा काल में इसलिए आदमी बैल को पसंद किया, जाना तो है ही, तेज नहीं जाना है, क्योंकि लिखा होता है रोड पे भी कि जल्दी से देर भली, घर तो पहुंचिएगा। तो क्या देख रहे हैं, कांसा के कारण, तांबा के कारण इतने मोटा में भार वहन करने का क्षमता कम होगा। तो आज पहला दिन है, बहुत है प्रहार आपके लिए, समझ गए? कारण कि एक पाठ बताए प्राग, अब कल बताएंगे आद्य अगला, लेकिन कल ऐसा ही मज़ा आपको भूगोल में ला दें। मतलब हम जो जो विषय पढ़ाएंगे, पहले ही कहे हैं 6 विषय है NCERT, 4 अकेले हम ही पढ़ाएंगे आपको। उस 4 में कंसेप्ट चाहिए ऐसा ही। तो हम ही आएंगे बोलने कल भूगोल, हम ही आएंगे बोलने परसों पॉलिटी, ठीक है ना, और समाज, ये चारों जो है हम ही पढ़ाएंगे। और फिर बाकी हम देंगे दूसरे टीचर को पढ़ाने, जो आपको वो भी वैसा ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये 4 GS का मेन बेस है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऑनलाइन क्लास वाले लड़के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।